डिस्कस करते हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके ज़रिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिविस एसिड एंड लिविस बेस को। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि लिविस एसिड क्या है। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लिविस के मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्यों लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है? फ्रेंड्स याद रखिए कि एसिड जो होता है उसके पास शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है अपने वैलेंस शेल में, और वो अपने वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है ताकि उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि जो लिविस एसिड होते हैं वो एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। याद रखें कि जो लिविस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करते हैं या इलेक्ट्रॉन लविंग बिहेवियर शो करते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन लविंग बिहेवियर शो करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एसिड होते हैं उनके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यही वजह है कि वो इलेक्ट्रॉन लविंग बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके ज़रिए हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिविस एसिड को, वो ये है कि ऑल द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ और कैटाइंस आर लिविस एसिड। फ्रेंड्स याद रखिए कि हमेशा हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होंगी या कैटाइंस होंगे वो लिविस एसिड होंगे। ठीक है, साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स विद सेंट्रल एटम्स विच नीड वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल आर लिविस एसिड। फ्रेंड्स याद रखिए कि मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम को एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, मीन्स उनके पास सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की शॉर्टेज होती है और वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को ताकि अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर ले, तो ये लिविस एसिड कहलाते हैं। अब जानते हैं कि लिविस बेस क्या है। अकॉर्डिंग टू लिविस, एन बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। फ्रेंड्स लिविस बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। अब बेस क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा? फ्रेंड्स दर हकीकत बेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है। किसे डोनेट करेगा? लिविस एसिड को। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि लिविस एसिड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। फ्रेंड्स न्यूक्लियस लिविंग बिहेवियर जो स्पीशीज शो करती है उसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्यों न्यूक्लियस लिविंग बिहेवियर शो करता है? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं लिविस एसिड को। यही वजह है कि लिविस बेस एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। थर्ड पॉइंट जिसके ज़रिए हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिविस बेस को, वो ये है ऑल द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ और एनाइंस आर लिविस बेस। फ्रेंड्स याद रखिए कि हमारे पास तमाम जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं जिसे एनाइन कहा जाता है वो लिविस बेस कहलाते हैं। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूट्रल स्पीशीज़ बेयरिंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लिविस बेस। वो न्यूट्रल स्पीशीज़ जिनके पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं, तो वो भी लिविस बेस कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स फर्दर कि हमारे पास जो हमने डिस्कस किया थर्ड पॉइंट में लिविस एसिड एंड लिविस बेस की, कि कैटाइंस जो होते हैं वो हमारे पास लिविस एसिड होते हैं और एनाइंस जो होते हैं वो लिविस बेस होते हैं। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि जो सेंट्रल एटम किसी भी मॉलिक्यूल में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की शॉर्टेज होगी वो लिविस एसिड कहलाएगा, और जो न्यूट्रल स्पीशीज़ होती हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है मौजूद होता है वो हमारे पास लिविस बेस कहलाता है। इनकी एग्जांपल्स हम लेंगे ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें लिविस एसिड एंड लिविस बेस को।
डिस्कस करते हैं फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें लेविस एसिड एंड लेविस बेस को। फ्रेंड्स, ऑल द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दैट आर आल्सो नोन एज कैटाइंस आर लेविस एसिड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन, सिल्वर आयन एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि तमाम वो स्पीशीज जो कि कैटाइंस होंगे, मीन्स उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो लेविस एसिड कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, सिल्वर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ज़रिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसी तमाम स्पीशीज़ जो कि कैटाइंस होंगे, मींस उन पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो वो हमेशा एसिड होंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर लेविस बेस की बात की जाए तो फ्रेंड्स, ऑल द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ दैट आर आल्सो नोन एज एनाइंस आर लेविस बेस। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सल आयंस, फ्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस एक्सेट्रा। याद रखें कि तमाम वो स्पीशीज़ जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे, मीन वो एनाइन होंगी। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सल आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, फ्लोराइड आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, जबकि क्लोराइड आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये तमाम स्पीशीज़ इस तरह की जो कि एनाइंस होंगी, वो हमेशा बेस कहलाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो है मॉलिक्यूल विद सेंट्रल एटम्स विच नीड वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल आर लेविस एसिड। फॉर एग्जांपल बोरॉन, ट्राई फ्लोराइड, अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और डिस्कस किया वो ये कि तमाम वो मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम को एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हमेशा एसिड कहलाएंगे लेविस के मुताबिक। एग्जाम्पल हमने ली बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड की। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखें तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में सेंट्रल एटम जो है वो बोरॉन होता है हमेशा, और बोरॉन की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसे अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट है और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन पेयर की या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यही वजह है जिसकी वजह से ये लेविस एसिड कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड की अगर बात की जाए तो अल्मोनियम जो कि सेंट्रल एटम होगा इस मॉलिक्यूल में और इसके भी वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम जानते हैं कि इसे अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, जिसे ऑक्टेट कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास लेविस एसिड है। जबकि दूसरी तरफ अगर लेविस बेस की बात की जाए, जैसे कि हम जानते हैं कि लेविस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं। फ्रेंड्स, यही वजह है कि ऑल द न्यूट्रल स्पीशीज़ विच बेयरिंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेविस बेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमोनिया, वाटर, ईथीन एक्सेट्रा। ठीक है, तमाम वो न्यूट्रल स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ताकि वो इजीली उसे डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने ली अमोनिया की, वाटर की और ईथीन की। ठीक है, वो अब अमोनिया में हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वाटर में भी हम देखें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर ईथीन की बात हम करते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मौजूद नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और ये एक न्यूट्रल स्पीशी है। यही वजह है कि ये लेविस बेस कहलाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं कि लेविस एसिड और लेविस बेस का रिएक्शन कैसे होगा। एग्जाम्पल में हम लेते हैं अमोनिया को। अमोनिया में हम जानते हैं कि जो सेंट्रल एटम है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की जो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल होता है वहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बना रहा होते हैं, आप देख सकते हैं 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, जबकि नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। यही वजह है फ्रेंड्स कि ये लेविस बेस कहलाता है। अब दूसरी तरफ ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन आयन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा, इस रिएक्शन के रिजल्ट में नाइट्रोजन जो होगा अमोनिया से ये डोनेट कर देगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, अमोनियम आयन फॉर्मेशन होगी। अब ये जो अमोनियम आयन फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब एक मॉलिक्यूल में से आप देख सकते हैं जो हमारे पास अमोनिया है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। सही है, तो मीन्स वन साइड से डोनेशन हो रही है, एक डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से बेस कहलाएगा, जबकि हाइड्रोजन आयन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है एसिड कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके ज़रिए आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे लेविस एसिड एंड लेविस बेस को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अमोनिया रिएक्ट कर रहा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ। यहाँ पर अमोनिया जो है इसमें सेंट्रल एटम हमारे पास नाइट्रोजन है, और इसकी अगर वैलेंस शेल की बात की जाए तो हम जानते हैं कि इसके वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और 1 जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में हम जानते हैं कि बोरॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीनों के तीनों जो हैं वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ठीक है, बोरॉन और फ्लोरीन जो है आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो बोरॉन है इसको अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर बोरॉन ने जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में हो गए, 2 दूसरे में और 2 तीसरे में, तो 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइम पर बोरॉन की आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हैं, और इसे अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो अब क्या होगा इस रिएक्शन में कि अमोनिया में से जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसे? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन को। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, यही वजह है कि ये लेविस बेस कहलाएगा, जबकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने की वजह से लेविस एसिड कहलाएगा। और इस एसिड बेस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन तब होती है जब किसी मॉलिक्यूल्स में से एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है दूसरे मॉलिक्यूल के एटम को, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यहाँ प्रोडक्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और बोरॉन के दरमियान रेड एरो है जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है। Oxidation state is also known as oxidation number. By definition, the apparent charge on an atom or a group which it would have in a compound. It may be zero, positive, negative, or even in fraction. An element may show different oxidation states in different compounds. जी हाँ फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है, ये किसी भी कंपाउंड में हमारे पास जो चार्ज होता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का, इसे ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ये चार्ज हमारे पास जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि किसी एक कंपाउंड में एलिमेंट पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हो वही डिफरेंट कंपाउंड्स में भी सेम हो। Rules for assigning the oxidation state. Rule number 1. All the elements in the free state or the uncombined state having the oxidation number equal to 0. तमाम एलिमेंट्स जो कि फ्री स्टेट की फॉर्म में मौजूद होंगे जैसे कि सोडियम, कॉपर, हाइड्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इक्वल होगा 0 के।
Rule number 2, the sum of the oxidation state in a compound is always equal to the zero. यानी तमाम compounds इनके जो sum होगा oxidation state का ये हमेशा equal होगे zero के. Rule number 3, the hydrogen in the all the compounds having +1 oxidation state except rule number 4 में exception बताई गई है hydrogen के लिए, that is the hydrogen in the hydrides. For example, the sodium hydride, magnesium hydride having the oxidation state of -1. यानी हमारे पास यूजुअली जो हाइड्रोजन होता है वो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है एक्सेप्ट हाइड्राइड्स में, जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की जगह -1 होती है. रूल नंबर 5, ऑक्सीजन इन द ऑल कंपाउंड्स हैविंग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट हमारे पास रूल नंबर 6 में बताया गया है दैट द ऑक्सीजन इन द पर ऑक्साइड हैविंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी कि हमारे पास यूजुअली ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है एक्सेप्ट हमारे पास पर ऑक्साइड की, जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 की जगह -1 होगी. Then rule number 7, all the group 1 elements in a compound having +1 oxidation state. Rule number 8, all the group 2 elements in a compound having +2 oxidation state. Rule number 9, all the halogens usually in a compound having -1 oxidation state. यानी halogens जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनकी हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में होती है वो नॉर्मली -1 होती है. Rule number 10, all monoatomic ions having the same ऑक्सीडेशन स्टेट एज देयर चार्ज. यानी तमाम मोनोएटॉमिक जो आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही होगी जो इनके ऊपर चार्ज होता है. जैसे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है तो यही +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, यही +1 जो इसका चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा. Then rule number 11, the sum of the oxidation number in a polyatomic ion is the same as its charge. यानी जब कभी polyatomic ion की बात की जाए, poly मतलब more than one atom से मिलकर जो ion बनता है that is called the polyatomic ion. इसका जो oxidation number होगा वो भी equal हो गया उसके charge के. For example, अगर अमोनियम ion की बात की जाए तो अमोनियम NH4 जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अमोनियम को, और इसके ऊपर जब +1 चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड अमोनियम आयन. ठीक है, अमोनियम के ऊपर हमारे पास +1 चार्ज होता है, दैट्स वाई यही +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा. सिमिलरली अगर सल्फेट आयन की बात की जाए तो SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, यही -2 चार्ज जो होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहलाता है. लेट्स डिटरमिन द ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे कि हम रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड की जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज इक्वल टू 0. सो हेयर KMnO4 जो कि हमारे पास एक कंपाउंड है, यही वजह है कि इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल है 0 की. KMnO4 जिसे पोटेशियम पर मैग्नेट भी कहा जाता है, यहाँ पर हम मालूम करेंगे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर. पोटेशियम जिसे K से रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +1 है क्योंकि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है. प्लस मैग्नीज की हमने जिसे Mn से रिप्रेजेंट किया है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम करना है. प्लस ऑक्सीजन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम है कि -2 है और 4 ऑक्सीजन है, दैट्स वाई हमने -2 को मल्टीप्लाई किया है 4 से एंड इक्वल टू 0. अब हमने क्या करना है, इसको सम अप करना है. +1 हमारे पास पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है. देन हमने यहाँ पर जो है हमारे पास प्लस का साइन है, इन ब्रैकेट में -2 इंटू 4 है. तो हम जानते हैं 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 होता है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, दैट्स वाई हमने यहाँ पर -8 लिखा है. और इस तरीके से ईजिली हमने मैग्नीज की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज इक्वल टू +4. सिंपली हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए तमाम जो एटम्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने सम अप करना है और एज अ रिजल्ट हम फाइनली किसी भी एटम या एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपाउंड में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं.
एक और एग्जांपल लेते हैं हम कंपाउंड की। अगेन हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज अ कंपाउंड और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है H2SO4 से इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास ये एक कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल है 0 की। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में मौजूद सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन जैसे कि हमें मालूम है कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और ऑलरेडी रूल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +1 होती है। क्योंकि हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, दैट्स वाई हम इसको 2 से +1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने फाइंड आउट करना है। अब बात होती है ऑक्सीजन की। जैसे कि हम रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज इक्वल टू -2, और क्योंकि 4 ऑक्सीजन है दैट्स वाई हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0, क्योंकि कंपाउंड की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। देन हमने फर्दर इसको क्या सिंप्लीफाई कर दिया, 2 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा प्लस सल्फर। इसके बाद हमारे पास हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है जो कि ऑक्सीजन के लिए -2 इंटू 4 हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हमने जो 4 को मल्टीप्लाई किया है। सो -2 इंटू 4 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 4 2 ज़ा 8, और हमने साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, दैट्स वाई -8 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम सिंप्लीफाई करके इजीली सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू +6। तो हमारे पास जो H2SO4 है, यहाँ पर हमने मालूम किया कि किस तरीके से सल्फर जिसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इक्वल होती है उसकी चार्ज के, यानी किसी भी आयन पर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से सल्फेट आयन SO4 जो कि रिप्रेजेंट करता है सल्फेट को, और इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, और यही -2 चार्ज जो है सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी है। यहाँ पर हम सल्फेट आयन में मौजूद सल्फर या ऑक्सीजन किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं सल्फेट आयन में मौजूद सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को। सल्फर को एज इट इज हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम है कि -2 है, दैट्स वाई -2 हमने लिखा इंटू 4, क्योंकि 4 टाइम्स ऑक्सीजन है, दैट्स वाई हमने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि ऑक्सीजन की है उसको मल्टीप्लाई किया 4 के साथ इक्वल टू -2 जो कि सल्फेट आयन की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट है। देन फर्दर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया, और हम जानते हैं कि हमारे पास 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 होता है एंड प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, दैट्स वाई सल्फर -8 इज इक्वल टू -2 आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमने सल्फर की क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम करना है, दैट्स वाई जो -8 है यहाँ से हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पर, और एज अ रिजल्ट माइनस साइन प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरऑल जो हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फेट आयन में आएगी वो इक्वल है +6 के। चलिए जानते हैं वो रीज़न जिसकी बेसिस पर हम ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की शेप लीनियर जबकि वाटर की एंगुलर शेप है। In carbon dioxide, the carbon atom is sp hybridized. The two sp orbitals are at angle of 180 degree, resulting in the linear structure of carbon dioxide. जैसे कि आप स्क्रीन पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन देन कार्बन और फिर ऑक्सीजन अटैच है, और तीनों एटम्स एक एक स्ट्रेट लाइन में अटैच हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीनियर शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जो शेप है कार्बन डाइऑक्साइड की या किसी भी मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर, और यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कार्बन है जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है। किस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एटम या सेंट्रल एटम
कौन सी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, तो इस पे ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आप जान सकते हैं कि वो इजी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके ज़रिए किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी, अगर आप जानना चाहते हैं और वो ट्रिक्स जानना चाहते हैं जिसके ज़रिए हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। यहाँ इन सिंपल वर्ड्स में आपको ये बताऊंगी कि हमने किसी भी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए कि आया वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, इसके लिए हमने काउंट करना होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर इन दोनों का सम जो होगा वो हमारे पास टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देगा, तो वो रिप्रेजेंट करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम हमें देगा टोटल ऑफ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो वो रिप्रेजेंट करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। और अगर हमारे पास जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में है कि हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और टोटल 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे रहा है, इन दैट केस जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब चलिए जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो कर रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास सेंट्रल एटम कार्बन है और इसकी बोथ साइड पर ऑक्सीजन अटैच है जो कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। और हम जानते हैं कि जब कभी डबल बॉन्ड होता है तो इसमें फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा एंड सेकेंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने बोथ साइड पर एक एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड बनाया है। और हमने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए टोटल लेना होता है सिग्मा बॉन्ड का। तो यहाँ पर कार्बन ने बोथ साइड पर 1 सिग्मा बॉन्ड यानी इन टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। साथ ही अगर बात की जाए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो सेंट्रल एटम कार्बन है इसके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई मैंने लिखा है 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन को। तो इस तरीके से हम ये जान चुके हैं कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब कभी हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हम जानते हैं कि इस केस में जो शेप होती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो लीनियर शेप और एंगल 180 डिग्री होता है। दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड की शेप लीनियर और एंगल 180 डिग्री है ड्यू टू द sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड एटम ऑफ कार्बन। ठीक है। अब अगर बात की जाए वाटर के मॉलिक्यूल की जिसकी एंगुलर शेप है, तो वो क्यों है, चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इन वाटर ऑक्सीजन एटम इज sp3 hybridized due to greater repulsion of lone pair. The two bond pairs are compressed together to an angle of 104.5 degree, resulting in angular structure of water. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो इसके बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है और एज अ रिजल्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बोथ साइड पर हेड ऑन ओवरलैपिंग करके 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। अगर टोटल किया जाए तो हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब कभी हमारे पास टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी तो इन दैट केस जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। दैट्स वाई वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है।
अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास शेप आती है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है, जैसे कि मीथेन में है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए वाटर मॉलिक्यूल में, तो हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप नहीं बल्कि एंगुलर शेप है। ऐसा क्यों? दर हकीकत जब कभी हमारे पास सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी तमाम के तमाम हमारे पास सेंट्रल एटम के गिर्द बॉन्ड पेयर होंगे या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इन दैट केस हमारे पास जो शेप आएगी वो टेट्राहेड्रल शेप होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि वेस्पर्स थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास जब कभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो लोन पेयर रिपेंशन बहुत ज़्यादा होती है। अब जब ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो आइडियल ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और यही वजह है कि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्रेस करते हैं, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पेयर कंप्रेस हो गया है, और एंगल जो है हमारे पास वो 104.5 आ गया है, और इसके रिजल्ट में जो शेप है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की वो एंगुलर शेप है। यहाँ पर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, जो कि हमें कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करेगा। वो है वाटर इन द अर्थन पॉट। गर्मियों में आपने देखा होगा कि जो मिट्टी के मटके होते हैं उसमें पानी ठंडा रहता है, जबकि अगर आपके घर में स्टील का मटका हो तो वहाँ पर पानी जो है वो ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत मिट्टी का जो मटका होता है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिससे कंटिन्यूसली इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है, और इस इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप लोहे का या स्टील का मटका यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसमें सुराख मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन का प्रोसेस उस मटके में नहीं हो रहा होता और वो पानी गर्म रहता है। चलिए थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि किस तरीके से मिट्टी के मटके में इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। हम जानते हैं कि मिट्टी के मटके के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल्स, हम जानते हैं वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे ही अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इस मटके के सुराखों के ज़रिए बाहर निकलते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट जो मटके के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और इस तरीके से जो मिट्टी के मटके के अंदर का पानी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होती है, यही वजह है कि यहाँ पर टेम्परेचर भी मिट्टी के मटके के अंदर कम हो जाने की वजह से पानी ठंडा होता है। ठीक है। याद रखें कि मिट्टी के मटके में एवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है, यही वजह है कि यहाँ पर पानी ठंडा रहता है। जबकि अगर हम स्टील की या लोहे का मटका लेते हैं या प्लास्टिक का मटका लेते हैं तो यहाँ पर पानी गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, इस स्टील में या लोहे में सुराखें मौजूद नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ पर इवेपोरेशन ना होने की वजह से वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता बल्कि वो बढ़ता जाता है और वो पानी गर्म रहता है।
According to the concept of the valence shell electron pair repulsion theory, वेस्पर्स theory के मुताबिक हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम. One is the bond pair and the second one is the lone pair. चलिए जानते हैं कि bond pair and lone pair of electrons क्या होते हैं. इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहेंगे कि बॉन्ड पेयर जो होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जबकि लोन पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है. बाय डेफिनेशन बॉन्ड पेयर रेफर टू द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट आर शेयर्ड बाय अनदर एटम and is sometimes called a bonding pair. Bond pair is responsible for the covalent bond formation. जी हाँ फ्रेंड्स, बॉन्ड पेयर जो होता है वैलेंस शेल का वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो कि टू एटम्स के दरमियान शेयर्ड होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. जबकि दूसरी तरफ अगर लोन पेयर की बात की जाए तो लोन पेयर रेफर करता है टू द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट शेयर्ड बाय अनदर एटम एंड इज समटाइम्स कॉल्ड अ नॉन बॉन्डिंग पेयर. जी हाँ फ्रेंड्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमारे पास लोन पेयर कहा जाता है और ये वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि दो एटम्स के दरमियान शेयर्ड नहीं होते. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पर अमोनिया की डायग्राम मौजूद है. यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास आप देख सकते हैं कि वन लोन पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. चलिए डिफरेंशिएट करते हैं बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसे सिंपली हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं, जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाता है. जहाँ तक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है तो हमारे पास बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं इनके दरमियान लेस रिपल्शन मौजूद होती है, जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होती है. साथ ही साथ अगर बात की जाए हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप की, तो जहाँ तक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ भी मौजूद होंगे वहाँ पर हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होगी, जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में हमारे पास इरेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है किसी भी मॉलिक्यूल की. जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की, जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वहाँ पर रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होती है और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन कम होती है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोन पेयर की बात करते हैं तो लोन पेयर के दरमियान हमारे पास सबसे ज़्यादा रिपल्शन मौजूद होती है. इससे कम हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है, और फिर सबसे कम अगर रिपल्शन की बात की जाए तो सबसे कम रिपल्शन हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होती है. वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स के दरमियान. जबकि अगर लोन पेयर की बात की जाए तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते. यही वजह है कि ये ग्रेटर रिपल्शन जो होता है करते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे या दूसरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर. ठीक है. और साथ ही साथ हमारे पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक दूसरे को इतना रिपेल करते हैं, या बॉन्ड पेयर होगा या दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके करीब मौजूद होगा, उसे इतना रिपेल करेंगे कि वो काफ़ी दूर चला जाए, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो किसी भी मॉलिक्यूल की डिस्टर्ब हो जाती है. जबकि अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, जैसे कि हमारे पास देखा जाता है मीथेन में, जहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम होता है और उसके गिर्द हमारे पास फोर हाइड्रोजन होते हैं और तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. यही वजह है कि वहाँ पर हमारे पास जो होता है वो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होता है. ठीक है. जबकि अगर देखा जाए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अमोनिया. अमोनिया में हमारे पास जो है वन लोन पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, ये रिपेल कर रहा है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है.
चलिए जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। When the half-filled atomic orbitals overlap on bond axis, सिग्मा बॉन्ड formed। यानी कि जब कभी हमारे पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे और वो बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे, तभी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल मौजूद है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल मौजूद हैं। ये s ऑर्बिटल जो होते हैं, इनमें हमारे पास हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, यानी कि ये हाफ फिल्ड होता है और इसे अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तभी हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन का एटम ओवरलैपिंग यहाँ पर कर रहा है दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही होती है ये बॉन्ड एक्सिस पर हो रही होती है, यानी कि हमारे पास 2 एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान ये ओवरलैपिंग हो रही होती है, जिसे बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैपिंग कहा जाता है। और इस तरह की ओवरलैपिंग जो होती है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग या फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग कहलाती है। और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर जब 2 हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग या फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग से यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। याद रखिए कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग हुई है, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है और इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है ये सिग्मा बॉन्ड कहलाती है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्गर होते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग हो रही है वो बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है, मीन्स 2 एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान ये ओवरलैपिंग होती है। यही वजह होती है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि तमाम के तमाम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे पास कब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये ज़रूरी है कि हम जानें कि वो कौन सी कंडीशन है जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। फर्स्टली हमारे पास जब 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे और वो बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे, यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग या फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग करेंगे, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। चलिए एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली हम जानेंगे कि एस ओवरलैपिंग क्या होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2s ऑर्बिटल मौजूद हैं और ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जब ये ओवरलैप करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि हमारे पास बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास एस ओवरलैप होगा और यानी कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। सेकेंडली हमारे पास पी ओवरलैपिंग हो रही है। पी ओवरलैपिंग में हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स मौजूद हैं और अगेन ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास अगेन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर एग्जांपल देख सकते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल की। थर्डली हमारे पास जो ओवरलैपिंग हो रही है जिसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो है sp ओवरलैपिंग। अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे पास अगेन हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि अगेन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और ये एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड की। So what is pi bond? When the half-filled atomic orbitals overlap above and below the bond axis, pi bond formed.
यानी कि जब कभी हमारे पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे और वो अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस ओवरलैप करेंगे, तो इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो पाई बॉन्ड कहलाती है। ठीक है, याद रखिए कि हमारे पास पाई बॉन्ड के केस में जो ओवरलैपिंग हो रही होती है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वो पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाती है। यही वजह है कि हमारे पास पाई बॉन्ड वीकर होते हैं एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होती है वो अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस होती है, यानी कि न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होती है, जिसकी वजह से हमारे पास पाई बॉन्ड वीकर होते हैं एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। अगर हम बात करें कि हमारे पास सिंगल, डबल एंड ट्रिपल के केस में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कब फॉर्म्ड होंगे, तो याद रखें कि हमारे पास अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो तमाम के तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड के केस में हमारे पास जो फर्स्ट बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के केस में फर्स्ट बॉन्ड हमारे पास सिग्मा एंड सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। यानी कि जब कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो पहले सिग्मा और उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को बेहतर तौर पर समझने के लिए चलिए डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ईथेन और इथाइन को। फर्स्टली, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन हमारे पास कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है? क्या ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है? चलिए जानते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि हमारे पास मीथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सेंटर में कार्बन और उसके गिर्द 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही होती है बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान, यानी कि हाफ फिल्ड जो कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं तमाम की तमाम, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम के तमाम यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और हम जानते हैं कि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो तमाम सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यानी कि हमारे पास मीथेन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। चलिए जानते हैं कि ईथीन में हमारे पास कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास ईथीन में 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि कार्बन कार्बन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। और हम जानते हैं कि तमाम के तमाम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। और साथ ही हमें ये भी मालूम है कि जब कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो तब फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा और सेकंड और थर्ड बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, और सेकंड बॉन्ड जो कि कार्बन कार्बन के साथ बना रहा है ये हमारे पास पाई बॉन्ड होगा, और डेफिनेटली ये जो होगा ये पैरेलल या साइडवाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी इथीन की स्ट्रक्चर को तो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए जानते हैं ये सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के जरिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन को देख सकते हैं, ताकि हम बेहतर तौर पर डिस्कस कर सकें सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को इन ईथीन में। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब कभी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो इसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि तमाम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा इससे पहले लेविस स्ट्रक्चर में भी कि हमारे पास जो कार्बन है ईथेन में, हर
कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग के ज़रिए बना रहा है। ठीक है, तो फर्स्टली आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन जो है इनके ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे और इसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और साथ ही साथ कार्बन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की, और इस तरीके से हमारे पास इसमें हर कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास 1 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो पाई बॉन्ड है। ठीक है, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जब कभी हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इसमें फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा और सेकेंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 कार्बन के दरमियान फर्स्टली जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो सिग्मा बॉन्ड हो रही है और सेकेंडली जो p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं और रेड लाइन से इन्हें रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर हमारे पास p ओवरलैपिंग हो रही है और इसके रिजल्ट में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इथीन में। चलिए जानते हैं कि इथाइन में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप लेविस स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन को देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। हम जानते हैं कि तमाम के तमाम जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और साथ ही हमें ये भी मालूम है कि जब कभी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड और सेकंड और थर्ड बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हर कार्बन जो है वो एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और दूसरी साइड पर कार्बन कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जबकि कार्बन कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में फर्स्ट सिग्मा और सेकंड 2 बॉन्ड जो होते हैं हमेशा पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पास इथाइन है इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है और हम इस तरीके से बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे ऑर्बिटल डायग्राम को भी, ताकि बेहतर तौर पर आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को समझ सकें। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन को। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो इथाइन के स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। साथ ही कार्बन जो है कार्बन के साथ भी हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, जिसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। यानी कि इथाइन में हर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास इथाइन में हर कार्बन 2 पाई बॉन्ड भी बना रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रेड लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं पाई बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, यानी कि अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है और इस तरीके से हमारे पास 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है इन इथाइन में। डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट व्हाई हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ वीकर एसिड देन HCl। जी हाँ फ्रेंड्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द लीस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। इन फैक्ट हाइड्रोजन हेलाइड की इस सीरीज में सबसे कम एसिडिक हाइड्रोजन फ्लोराइड, जबकि सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। चलिए जानते हैं कि इसकी रीजन क्या है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड सेकंड है टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पर।
जी हाँ फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के मुताबिक हम ये जानते हैं कि एसिड को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं दैट द एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन इजीली डोनेट H प्लस आयंस, यानी जितने आसानी से H प्लस आयंस को कोई सब्सटेंस डोनेट करता है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे मुश्किल से H प्लस आयंस को डोनेट करेगा। यही वजह है कि हम कहेंगे कि ये वीक एसिड, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे इजीली H प्लस आयंस को डोनेट करेगा। यही वजह है कि हम कहेंगे कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है H प्लस आयंस को इजीली डोनेट नहीं करता, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे इजीली H प्लस आयंस को डोनेट करता है। हाइड्रोजन हैलाइड की सीरीज में हमारे पास तमाम जो हाइड्रोजन हैलाइड हैं इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, लेकिन इस हाइड्रोजन हैलाइड की सीरीज में हाइड्रोजन फ्लोराइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर एक स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होती है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन ऑलरेडी एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि जब फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा तो ये अपने लोन पेयर को किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड बना सकता है, और एज अ रिजल्ट ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो यहाँ पर इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होती है, जबकि दूसरे जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन्स के दरमियान ट्रैप होता है, और जिसकी वजह से ये इजीली H प्लस आयन की फॉर्म में यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, मीन्स H प्लस आयंस इजीली डोनेट नहीं कर सकता है। यही वजह है कि हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे कम एसिडिक, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड में मौजूद हाइड्रोजन सबसे इजीली जो है ये डोनेट कर देता है। यही वजह है कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों में ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पर, जबकि रिडक्शन रिएक्शन कैथोड पर होता है। लेकिन फिर भी इन दोनों सेल्स के दरमियान बहुत सी डिफरेंसेस मौजूद हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनिक एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, लेकिन गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों में कैथोड और एनोड मौजूद होते हैं, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड पर नेगेटिव चार्ज जबकि कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। गैल्वेनिक सेल को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत नहीं होती रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स रिक्वायर्ड होता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में इंक्रीज होती जाएगी, सोल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। अब सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के साथ हम जानते हैं कि एसिडिटी जो है सोल्यूशन की इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन इसका पीएच पर क्या इफेक्ट होगा? फ्रेंड्स, याद रखें कि पीएच और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। यही वजह है कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, पीएच उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी, तभी सोल्यूशन जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक कहलाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर पीएच और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स याद रखें कि जितना ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में इंक्रीज होगी, हम जानते हैं कि सोल्यूशन उतना ज़्यादा बेसिक या अल्कलाइन होता जाएगा। लेकिन इसके साथ इसकी पीएच पर क्या इफेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, पीएच जो है हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने के साथ पीएच इंक्रीज होगी, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन और पीएच के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब फ्रेंड्स, हमने ये जानना है कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि पीएच इंक्रीज हो रही है और पीएच डिक्रीज हो रही है। एसिडिक के केस में पीएच डिक्रीज होगी और बेसिक के केस में पीएच इंक्रीज होगी। लेकिन कितनी पीएच की रेंज होगी, किस रेंज में पीएच जो होगा कम होगा तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, और किस रेंज में पीएच होगा कि जब सोल्यूशन जो होगा बेसिक होगा? फ्रेंड्स, इसी को जानने के लिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पीएच स्केल। pH स्केल क्या है फ्रेंड्स? pH स्केल मेजर्स हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन इज। pH स्केल हमें ये बताता है कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक या कितना बेसिक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये pH स्केल ड्रा हुआ है। इसकी जो रेंज है आप देख सकते हैं, pH स्केल की जो रेंज है वो 0 to 14 है। यहाँ pH 7 जो है ये न्यूट्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स जब कभी किसी सोल्यूशन या सब्सटेंस के pH 7 होगा फ्रेंड्स, तो याद रखिए कि वो सोल्यूशन या सब्सटेंस जो होगा वो न्यूट्रल होगा। अब जब pH हमारे पास लेस देन 7 होगा तो तब सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। लेस देन 7 से क्या मुराद है फ्रेंड्स? 7 से कम होगा मीन्स 6 हो गया, 5 हो गया, 4, 3, 2, 1, 0। जितना ज़्यादा हम pH को डिक्रीज करते जाएंगे अप टू 0, उतना ज़्यादा सोल्यूशन जो होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। दूसरी तरफ अगर pH की इंक्रीज करने की बात करते हैं तो फ्रेंड्स याद रखें कि जितनी pH हमारे पास ग्रेटर देन 7 होगी, मीन्स 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 14, जितनी ज़्यादा pH इंक्रीज होती जाएगी 7 से आगे, तो उतना ज़्यादा सोल्यूशन जो होगा अल्कलाइन या बेसिक होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, pH स्केल हमें ये बताता है कि हमारे पास सोल्यूशन कितना एसिडिक या बेसिक या फिर न्यूट्रल है। जब सोल्यूशन हमारे पास ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा तो फ्रेंड वो क्या होगा? वो हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन कहलाएगा। pH of some common substances from everyday life। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हम अपनी डे टू डे लाइफ से डिस्कस करेंगे कुछ सब्सटेंसेस की pH को देखते हुए कि क्या ये सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो pH स्केल की रेंज होती है वो 0 to 14 है। pH 7 रिप्रेजेंट करता है किसी भी सब्सटेंस का न्यूट्रल होना। लेस देन pH 7 जो होगी वो रिप्रेजेंट करता है एसिडिक को, जबकि ग्रेटर देन 7 pH रिप्रेजेंट करता है बेसिक को। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास बैटरी एसिड की। बैटरी एसिड जो है इसकी pH को अगर हम देखें तो ये है हमारे पास 0। फ्रेंड्स, 0 pH रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोल्यूशन जो है वो स्ट्रांगली एसिडिक है, मीन स्ट्रॉन्ग एसिड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही हम लेस देन 7 pH की तरफ जाते हैं तो जितनी ज़्यादा pH डिक्रीज होगी सोल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और हमारे पास इस pH रेंज में जो सबसे कम नंबर है वो है 0। मीन्स बैटरी एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
इसके साथ अगर बात की जाए लेमन जूस या विनेगर की, तो फ्रेंड्स इसका पीएच थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। मींस इसका पीएच जो है वो 2 है। मींस इस यहाँ पर जो एसिडिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। इसके बाद अगर ग्रेप फ्रूट की, सोडा की, टोमेटो जूस की बात की जाए तो इसकी पीएच रेंज जो है वो 2.5 to 4 है। इसकी पीएच और भी ज़्यादा क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो पीएच इंक्रीज होना रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि यहाँ पर एसिडिटी जो है, जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्रीज होती जा रही हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ब्लैक कॉफ़ी की, तो इसकी पीएच रेंज जो है वो पीएच हमारे पास 5 है। मिल्क, यूरिन, इसकी पीएच जो है वो 6 है हमारे पास। फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डिस्कस किया 0 पीएच से 6 पीएच तक कि ये तमाम जो हैं, ये तमाम की तमाम जो सब्सटेंसेस हैं ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। क्यों एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी हमारे पास पीएच लेस देन 7 होगी तो वो एसिडिक होगी, और जितने ज़्यादा हमारे पास सोल्यूशन की पीएच या किसी सब्सटेंस की पीएच 7 से डिक्रीज होती जाएगी 0 की तरफ, उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, उसकी एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर हम बात करें न्यूट्रल की, न्यूट्रल का क्या मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस ना एसिडिक प्रॉपर्टीज़ उसमें हो ना बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो, तो वो सब्सटेंस जो होगा वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल हमारे पास क्या है, हमारे पास pH 7 पे कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, और यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है प्योर वाटर की। फ्रेंड्स प्योर वाटर की अगर बात की जाए तो उसकी pH जो होती है वो 7 होती है, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। साथ ही साथ हम बात करें अगर ब्लड की, ह्यूमन ब्लड जिसकी pH 7.4 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ह्यूमन pH जो होता है वो स्लाइटली बेसिक या अल्कलाइन प्रॉपर्टी शो करता है। फिर साथ ही साथ हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा की pH फ्रेंड्स जो है हमारे पास है वो है 9.5। साथ ही टूथपेस्ट की बात की जाए, टूथपेस्ट की जो हम रेगुलर टूथपेस्ट यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो पीएच होती है ये एवरेज पीएच 8 होती है। थोड़ी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी हो सकती है इसमें पीएच, ठीक है। टूथपेस्ट क्योंकि कभी स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं, कभी स्लाइटली एसिडिक होते हैं, तो इसकी पीएच रेंज वेरी करती है। अब बात करते हैं हम साथ ही साथ कि हमारे पास जो ब्लीचेस हैं, ब्लीच जो होती है, इसके अलावा जो ओवन क्लीनर्स होते हैं, इनकी पीएच जो होती है वो है 13.5। लिक्विड ड्रेन क्लीनर्स जो हैं इनकी पीएच होती है हमारे पास 14। अब हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जब पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी अप टू 14, उतनी ज़्यादा सोल्यूशन जो होगा ये सब्सटेंस बेसिक होता जाएगा। तो ये हमारे पास जो ड्रेन ओपनर्स होते हैं इनकी पीएच 14 है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। चलिए जानते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर ये दोनों वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मींस एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर के डिक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का डिक्रीज होगा, ठीक है। याद रखें कि जब कभी हमारे पास फर्स्ट डायग्राम को आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज है यहाँ पर, तो इस केस पे बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत एक्सटर्नल प्रेशर जब हमारे पास कम होगा तो लिक्विड को कम अमाउंट में हीट की ज़रूरत होगी कि वो इक्वलाइज करे अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के। यही वजह है कि बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। लेकिन सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता है तो लिक्विड के जो वो ज़्यादा अमाउंट में उसे हीट रिक्वायर्ड होती है कि वो इक्वलाइज करे अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के। यही वजह है कि जब कभी एक्सटर्नल प्रेशर हाई होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। What is the boiling point of water at the top of the Mount Everest?
जी, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है उसके टॉप पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है और याद रखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, मींस बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता। यही वजह है कि अगर हम टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक हमारे पास है 255 टॉर। ठीक है, यही वजह है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की हम बात करते हैं तो टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट पर बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है 71 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों है? क्योंकि टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट पर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। चलिए जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होगा सी लेवल पर। सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 टॉर है। यही वजह है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम कंपेयर करें सी लेवल पर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट के साथ, तो आप देख सकते हैं कि टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 255 टॉर, जो कि कम था सी लेवल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो कि 760 टॉर है। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट की टॉप पर जो बॉइलिंग पॉइंट था वाटर का वो 71 डिग्री सेल्सियस था, जो कि कम है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ से आप बेहतर तौर पर जान चुके होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर। बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जाता है जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है चेंज होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सेम रहेगा। जैसे ही हम हाई हिली एरियाज में जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और यही वजह है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेकिन फिर भी अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वाटर जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन से कम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो चलिए जानते हैं कि इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के मुकाबले में क्यों ज़्यादा है। तो याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, और यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि आप स्क्रीन पर दोनों के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, दोनों में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद होता है, जिसकी वजह से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन यानी कि पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पोल फॉर्मेशन तो दोनों ही में मौजूद होता है। लेकिन साथ ही इन दोनों मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल दोनों में एक स्पेशल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होती है। और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल भी मौजूद है, 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और यहाँ पर भी अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सो सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है
कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक खास किस्म की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक खास किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसके कुछ रूल्स भी हैं, और वो ये कि जब कभी हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन मौजूद हो और वो ऑलरेडी उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो हाइड्रोजन के साथ, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड को आप देखें तो एक मॉलिक्यूल जिसमें फ्लोरीन मौजूद है उसने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में। अब ये फ्लोरीन जो है किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स ने आपस में बॉन्ड बनाए हैं और ये बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन फ्लोराइड ने 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल जिसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मौजूद होता है, H2O जिसका हमारे पास नेम है, ठीक है। तो अब केमिकल नेम को देखें, H2O मीन्स हमारे पास 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मौजूद होता है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे कि बात की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास या तो ऑक्सीजन होना चाहिए या नाइट्रोजन या फ्लोरीन जो कि ऑलरेडी कोवेलेंटली बॉन्डेड हो किसी हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। यही वजह है कि वाटर का मॉलिक्यूल किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ इजीली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1 वाटर के मॉलिक्यूल ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। और यही वजह है हमारे पास कि वाटर में मौजूद, क्योंकि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है पर वाटर का मॉलिक्यूल, जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन फ्लोराइड में सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वाटर मॉलिक्यूल में ज़्यादा एक्सटेंसिव होने की वजह से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर मॉलिक्यूल का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, चलिए जानते हैं। वर्ड पोली का मतलब है मैनी और मॉर्फ का वर्ड यूज होता है फॉर्म्स या शेप्स के लिए। डेफिनेशन के मुताबिक polymorphism is the phenomena of existence of the same substance with different crystalline forms or shapes is called the polymorphism. Such forms or shapes are called the polymorph. फ्रेंड्स याद रखिए कि हमेशा पोलीमॉर्फिज्म का फिनोमिना जो है यूज होता है कंपाउंड्स के लिए, मींस पोलीमॉर्फिज्म रेफर करता है कंपाउंड को। तो इस फिनोमिना के मुताबिक कि जब कभी हमारे पास कोई भी कंपाउंड 2 या मोर देन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स या शेप्स में एग्जिस्ट करता है तो इस फिनोमिना को पोलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। और ये फॉर्म्स जो शेप्स जो हैं क्रिस्टलाइन, इनको हम कहते हैं कि एक दूसरे की पोलीमॉर्फ हैं। डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलीमॉर्फ्स। फर्स्ट है हमारे पास polymorphs have different crystalline forms or shapes due to the different arrangement of particles. जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि polymorphs की different shapes होती हैं या forms होती हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर arrangement particles की crystal में change होने की वजह से यहाँ हमारे पास forms या shapes crystalline solid की change हो जाती हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है polymorphs have different physical properties. जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट पार्टिकल्स की चेंज हो जाती है, यही वजह है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं एक दूसरे से। थर्ड है polymorphs have same chemical properties due to the same chemical composition. क्योंकि polymorphs में केमिकल कंपोजिशन सेम होती है, सेम कंपाउंड होता है,
ठीक है, यही वजह है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि अरेंजमेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट होती हैं, और फॉर्म्स या शेप्स भी डिफरेंट होती हैं क्योंकि अरेंजमेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट होती है पॉलीमॉर्फ्स में। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म की हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है और ये 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है हमारे पास रोम्बोहेड्रल एंड सेकंड है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ये दोनों जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट की, एक दूसरे की पॉलीमॉर्फ्स कहलाती हैं। थर्ड एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म की, अगेन एक कंपाउंड जो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट है हमारे पास ट्राइगोनल एंड सेकंड है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ये दोनों जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, एक दूसरे की पॉलीमॉर्फ्स कहलाती हैं। डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड ही की एक और प्रॉपर्टी जो है एलोट्रॉपी। फ्रेंड्स, एलोट्रॉपी क्या है? Allotropy is a special case of the polymorphism limited to only elements. If element shows polymorphism, then it is called allotropy. जी हाँ, एलोट्रॉपी का फिनोमिना जो है ये एक स्पेशल केस है पॉलीमॉर्फिज्म का जो कि रेफर करता है एलिमेंट्स को। याद रखें कि जब कभी एलिमेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे तो इसको हम एलोट्रॉपी कहेंगे। डेफिनेशन के मुताबिक द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म में हमने कहा कि जब कभी कोई भी कंपाउंड 2 या मोर देन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा तो इस फिनोमिना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। लेकिन एलोट्रॉपी के मुताबिक कि जब कभी कोई भी एलिमेंट 2 या मोर देन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो इस फिनोमिना को एलोट्रॉपी कहा जाता है। डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलोट्रॉप्स को। एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप्स ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एलोट्रॉप्स में हमारे पास एलिमेंट्स की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स या शेप्स होती हैं, और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कभी अरेंजमेंट पार्टिकल्स की चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से क्रिस्टलाइन फॉर्म या शेप भी चेंज हो जाती है। यही वजह है कि कहा जाता है कि एलोट्रॉप्स की डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स या शेप्स होती हैं। सेकेंड है हमारे पास एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि अरेंजमेंट पार्टिकल्स की चेंज हो जाने की वजह से एलोट्रॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं एक दूसरी फॉर्म से। थर्ड है एलोट्रॉप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सेम केमिकल कंपोजिशन। क्योंकि एलोट्रॉप्स जो होते हैं ये एक सेम एलिमेंट होते हैं, यही वजह है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एलोट्रॉपी। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एलोट्रॉपी की, वो है एलिमेंट कार्बन। कार्बन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है क्यूबिक एंड सेकंड है हेक्सागोनल। जहाँ तक हम कार्बन की क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म का जिक्र करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है, वो है डायमंड की। और हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन की एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रेफाइट की। यहाँ कार्बन एक एलिमेंट है और वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। यही वजह है कि इस फिनोमिना को हम एलोट्रॉपी कहेंगे, और ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं कार्बन की ये एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है एलोट्रॉपी की हमारे पास टिन। टिन एक एलिमेंट है जो कि 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है क्यूबिक फॉर्म एंड सेकंड है ट्राइगोनल फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे की एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। थर्ड एग्जाम्पल है एलोट्रॉपी की सल्फर।
सल्फर एक एलिमेंट है जो 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है हमारे पास रोम्बिक, सेकंड है मोनोक्लिनिक एंड थर्ड है हमारे पास प्लास्टिक। ये तीनों फॉर्म्स जो हैं ये एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास एलोट्रॉपी की, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जो कि 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट है हमारे पास O2 एंड सेकंड है हमारे पास O3। ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये एक दूसरे की एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, चलिए जानते हैं। The temperature at which one allotrope or the polymorph of a substance change to the other allotrope or polymorph is called the transition temperature. Or the temperature at which both the allotropes or polymorphs coexist in equilibrium is called the transition temperature. फ्रेंड्स, ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर एक एलोट्रॉपिक फॉर्म या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो होती है चेंज हो जाएगी दूसरी एलोट्रॉपिक या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में। तो वो टेम्परेचर जिसमें एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जहाँ पर हमारे पास 2 एलोट्रॉपिक या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स को एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स उस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म्स जो हैं एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम में, तो इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर। फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रांजिशन टेम्परेचर की। हमारे पास एक एलिमेंट लेते हैं टिन। टिन की 2 एलोट्रॉपिक्स फॉर्म होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास ग्रे टिन एंड सेकंड है वाइट टिन। अब वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर ये दोनों जो हमारे पास टिन की फॉर्म्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगी, तो वो टेम्परेचर है हमारे पास 13.2 डिग्री सेल्सियस। 13.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है क्योंकि इस टेम्परेचर पर टिन की ये दोनों फॉर्म्स जो होंगी एग्जिस्ट करेंगी इक्विलिब्रियम में। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर की। हम लेते हैं एक कंपाउंड लेते हैं, वो है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट हम जैसे कि जानते हैं कि इसकी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट है ट्राइगोनल एंड सेकेंड है हमारे पास आर्थ्रोरोम्बिक। ये दोनों जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट की किस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेंगी, वो टेम्परेचर है हमारे पास 128.5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर इसलिए कहलाता है कि इस टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट की ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो होंगी एग्जिस्ट करेंगी इक्विलिब्रियम में। अमोनिया और वाटर दोनों की शेप और बॉन्ड एंगल को अंडरस्टैंड करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स की मदद से। जैसे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी कि वेस्पर्स थ्योरी हमें बताता है कि 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। फर्स्ट इज लोन पेयर एंड द सेकेंड वन इज द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर अमोनिया के मॉलिक्यूल को देखा जाए तो अमोनिया में नाइट्रोजन के बिल्कुल ऊपर लोन पेयर यानी कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जबकि अगर बात की जाए वाटर मॉलिक्यूल की तो वाटर मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के बिल्कुल ऊपर 2 लोन पेयर यानी कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से अमोनिया में हमारे पास 1 लोन पेयर, जबकि वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। साथ ही अगर सेकेंड टाइप ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की जाए अकॉर्डिंग टू द वेस्पर्स थ्योरी के मुताबिक, तो वो होता है बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। और वो किस तरीके से, जब नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ आप देख सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग के जरिए सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और इस तरीके से हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है अमोनिया में।
जबकि अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से अमोनिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। चलिए जानते हैं कि हमारे पास किस तरीके से ये जो बॉन्ड एंगल है अमोनिया और वाटर का एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास अमोनिया एंड वाटर बोथ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पर अगर बात की जाए बॉन्ड एंगल की या शेप की तो वो नहीं है जो हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर शेप टेट्राहेड्रल और जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास ये अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताती हूँ जिसके ज़रिए आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन की टाइप को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो ये इस तरीके से कि आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि जो आपके पास सेंट्रल एटम है उसके गिर्द कितने नंबर ऑफ लोन पेयर और कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स मौजूद है। ठीक है, बॉन्ड पेयर्स में स्पेशली हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की। ठीक है, मींस आपने देखना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल के गिर्द जो है जिसका आपने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है वो कितने हैं उसको काउंट करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया कि हमारे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, और इस तरीके से अगर इन दोनों के नंबर को सम अप किया जाए तो टोटल 4 हमारे पास बनता है। ये जो 4 है हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करते हैं। और जब कभी याद रखिए कि हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, इन दैट केस हमारे पास जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यानी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए 4 के, मींस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो इन दैट केस आपके पास हमेशा जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यही वजह है कि अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर बात की जाए वाटर के मॉलिक्यूल की तो अगेन यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने हेड ऑन ओवरलैपिंग करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। और इसी तरीके से हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। और टोटल अगर किया जाए, इसको सम अप किया जाए, अगेन हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंडिकेट करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। तो इस तरीके से अमोनिया एंड वाटर बोथ जो है हमारे पास यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ होती हैं, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियोस अपने चैनल डिजिटल केमिस्ट्री पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं और बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री पर विजिट करके इस वीडियो को ज़रूर सर्च कीजिएगा। अभी यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया एंड वाटर का, जो कि हमारे पास जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये 109.5 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि वेस्पर्स थ्योरी में एक और पोस्टुलेट के मुताबिक जहां पर कहा गया है कि जब कभी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो एज अ रिजल्ट ये कंप्रेस करेगा या रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप है यानी कि टेट्राहेड्रल शेप इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो डिस्टर्ब हो जाएगी। किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और साथ ही साथ वहाँ पर ये भी बताया गया है कि हमारे पास जब कभी लोन पेयर मौजूद होगा, मींस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस केस में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर में हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यही वजह है कि यहाँ पर रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होगी। देन फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन थोड़ी सी कम होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन केस ऑफ अमोनिया हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और साथ ही
तमाम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। दैट्स वाई यहाँ पर रिपल्शन वाटर के मुकाबले में कम होगी। और अगर तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास मीथेन में होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो उस केस में रिपल्शन सबसे कम होती है। और यही वजह है कि अमोनिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमारे पास जो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ही आइडियल ज्योमेट्रिकल शेप होती है, यानी कि टेट्राहेड्रल शेप होती है, और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया और वाटर दोनों में मौजूद है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से ये रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से हमारे पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं अमोनिया में मौजूद है। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, जिसके रिजल्ट में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। और इन केस ऑफ अमोनिया ये 109.5 डिग्री से कंप्रेस हो जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और अब हमारे पास हो जाता है 107.5 डिग्री। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो होती है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होती है और एंगल 109.5 डिग्री होता है। जबकि अगर वाटर की बात की जाए तो हमारे पास वाटर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि अब की बार हमारे पास जो होगी जो कंप्रेस करेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो और भी ज़्यादा कंप्रेस करेगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है। यही वजह है कि इन केस ऑफ वाटर हमारे पास जो होगा बॉन्ड पेयर जो होंगे और भी कंप्रेस हो जाएंगे एज कंपेयर टू अमोनिया। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है वो 107.5 डिग्री जो कि अमोनिया में था उससे ज़्यादा कंप्रेस होके 104.5 डिग्री तक आ गया है वाटर मॉलिक्यूल के केस में। और अब की बार जो एंगुलर शेप आएगी हमारे पास, या फिर बेड शेप भी इसको कहा जाता है, और एंगल हमारे पास 104.5 डिग्री आया। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहेंगे कि जितने ज़्यादा हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उतना ही ज़्यादा वो कंप्रेस करता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एज अ रिजल्ट हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप डिस्टर्ब हो जाती है। और अब की बार अमोनिया में हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल शेप और एंगल 107.5 डिग्री है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि वाटर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास और भी जो बॉन्ड एंगल है वो कंप्रेस हो गया। और ये जो शेप है ये एंगुलर या बेंट शेप है वाटर मॉलिक्यूल में, और एंगल हमारे पास कंप्रेस होके 104.5 डिग्री है। Why does bond length decrease with bond multiplicity? यानी कि बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी के साथ बॉन्ड लेंथ क्यों डिक्रीज होती है, इसे जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले जानें कि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। So the bond length is the distance between the nuclei of two atoms bonded through a covalent bond. 2 एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो डिस्टेंस है 2 एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान, इसे एरो से रिप्रेजेंट किया गया है और यही बॉन्ड लेंथ कहलाता है। बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड की। मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड का मल्टीप्लाई होना। जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एक बॉन्ड इन्वॉल्व है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं शेयरिंग में। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि डबल करते हैं बॉन्ड को, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग में। फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास और मल्टीप्लिसिटी हो रही है बॉन्ड की, मीन्स हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है यहाँ पर शेयरिंग में। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है विद बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड ऑन बॉन्ड लेंथ। यहाँ हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड का नंबर बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ का उसके ऊपर क्या असर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, थर्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है।
ठीक है। या इन अदर वर्ड्स हम जानते हैं कि जब कभी सिंगल बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड में हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ट्रिपल बॉन्ड में हम कहते हैं यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है 154 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम हो गई और अब हमारे पास बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ और भी कम हो गई और यहाँ बॉन्ड लेंथ है हमारे पास 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा या बॉन्ड का नंबर इंक्रीज होगा तो उसी तरीके से हमारे पास बॉन्ड लेंथ जो है हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो डिक्रीज होती जा रही है। अगेन क्यों डिक्रीज होती जा रही है बॉन्ड लेंथ? फ्रेंड्स हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज क्यों हो रही है कि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो एज अ कंपेयर टू इसके कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे इस शेयरिंग में, तो उसके मुकाबले में सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में यहाँ जो शेयरिंग है अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। मीन्स जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी हमारे पास बॉन्ड की बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। और हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो हम जानते हैं डेफिनेटली ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अब बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।